ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हमारी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो देखिए ना, आप सभी को पहले ही नोन है कि बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस सारे टॉपिक्स को मैं आपको कवर कराऊंगी, बट एक सीक्वेंस से। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उन्हें आप एक प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़िएगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होते हुए चले। ओके, तो देखिए ना, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज तो है हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर है तो टॉपिक भी होगा हमारा फर्स्ट। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है आपका एंजाइम एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आपके सिलेबस में दिया था, इस वजह से मैंने इसे ऐड किया हुआ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपने करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे जो एंजाइम पढ़ रहे हैं ना, इसी की हिस्ट्री को आपने यहाँ पे डालना है कि एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसे फर्स्ट टाइम देखा, और किसने इस कंपाउंड का नाम, जो ये एंजाइम्स होते हैं इनका नाम एंजाइम रखा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी है। और अगर आप इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीरीज में डिस्कवरी, नंबर ऑफ डिस्कवरीज देखने को मिलेंगी। तो वो सारी डिस्कवरीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उन सारी डिस्कवरी की एक समरी बना के आपके आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप उसे पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए इनफ है। ओके, उसके साथ साथ इसे आप छोड़ेंगे तो इसको, मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को तो साइड कीजिए। अभी जस्ट अपना इतनी बात याद रखो कि आज के इस फर्स्ट लेक्चर का जो फोकस पॉइंट है, जो आपने अटेंशन रखना है, वो कहाँ रखना है, एंजाइम पर रखना है। बिकॉज ये जो एंजाइम है ना, ये जो कंपाउंड है, ये ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब ये जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स है वो सबके सब किससे रिलेट करेंगे, एंजाइम से रिलेट करेंगे। तो आज का जो फोकस रखना है आपने, किस पर रखना है, एंजाइम पर रखना है। एंजाइम में हम सारी चीजें तो आज डिस्कशन में नहीं लेंगे, बिकॉज एंजाइम की क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे के लेक्चर्स पर कवर करते हुए चलेंगे। अभी जस्ट आज आपने क्या है, इसके लिए एक बेस क्रिएट करना है और कुछ नहीं, जो कि बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एंजाइम के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, बहुत आसानी से सिंपली आप सुनिएगा, एंजाइम के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे एंजाइम होते क्या है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि एंजाइम होते क्या है, तो आप इसे आसानी से डिफाइन कर लेंगे, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता देंगे, और इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना भी आपको आ जाएगा, जिसे आपको मैं सिखाऊंगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है। ओके, कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उसको भी हम डिस्कशन में लेंगे, और साथ ही साथ इसकी डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्टिव पे भी हमने बात करनी है, इसकी हिस्ट्री पे भी बात करनी है, जो कि हम लास्टली कवर करेंगे। ओके, तो इन सारी चीजों पे हमने क्या करना है, आज के लेक्चर पे डिस्कशन लेना है। तो देखो, बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा, मैं आपको क्लियर कराती हूँ। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एंजाइम से। यानी कि आपको समझना है एंजाइम क्या होते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला, आप ये जस्ट 2 पॉइंट समझ लीजिए, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको बोल क्या रहे हैं, इसे सुनते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, एंजाइम आर द प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब इसमें क्या बड़ी बात है, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, इससे हमको 2 प्रॉपर्टी आपके एंजाइम की पता चलेंगी। अब वो क्या है हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हम इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। ये बोल रहा है, एंजाइम आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो कि किसकी तरह काम करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो देखो, अगर आपको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नहीं पता क्या होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जैसे आपको देखो, कैटलिस्ट क्या होते हैं ये तो सबको पता ही होगा, और इसको मैं वापस से बता देती हूँ, कैटलिस्ट क्या होते हैं एक सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने डेली यूज में क्या होगा, डेली बेसिस पे क्या है, ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या करते हैं, आग में घी का काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, 2 लोग हैं, 2 बंदे हैं, इनकी आपस में फाइट हो रही है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इनकी आपस में क्या है, फाइट हो रही है, किसी भी वजह से आपस में फाइट हो रही है। ओके, अब यहाँ पे एक तीसरा बंदा भी होता है, जो क्या करता है, इनके बीच में फाइट को बढ़ाने का काम करता है, बाहर से कुछ ऐसा बोल देगा जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में फाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसका कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये क्या है, फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, इसने क्या किया, बाहर से ही कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फाइट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो सेम काम किसका होता है, कैटलिस्ट का भी होता है। कैटलिस्ट देखो फाइट तो नहीं करा सकता, कैटलिस्ट का यूज हम लोग केमिस्ट्री में कर रहे हैं, और केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इनकी जो रेट है, रेट मतलब इनकी जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को पूरा होने की जो रेट है, इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए जो स्पीड है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका कैटलिस्ट करता है। यानी कि जो, जैसे इनके बीच में फाइट बढ़ाने का काम ये तीसरा बंदा कर रहा है, वैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ाने का काम, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है,
कैटलिस्ट करता है। और दूसरी चीज, जैसे ये जो बंदा है ये बाहर से कुछ ऐसा बोल रहा है और इन दोनों के बीच की फाइट बढ़ा रहा है और खुद इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, इसका कुछ नुकसान भी नहीं होता है, वही चीज आपका कैटलिस्ट का भी होता है। कैटलिस्ट क्या है, कोई भी रिएक्शन है, सपोज एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपकी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है और सपोज करो ये कितने सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में ये अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे हमने कैटलिस्ट नहीं लिया हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेम रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया, कोई कैटलिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये रिएक्शन अब 5 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट का काम क्या है, इस रिएक्शन की रेट यानी कि इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा आपका कौन, कैटलिस्ट। क्लियर हुआ? साथ ही साथ क्या होगा, कैटलिस्ट यहाँ पर कोई इन्वॉल्व भी नहीं होगा, मतलब जितने अमाउंट का कैटलिस्ट आपने रिएक्शन में इनिशियली डाला हुआ था उतने अमाउंट का कैटलिस्ट आफ्टर रिएक्शन आपको मिल जाएगा। इसने जस्ट अपना काम किया, किसको बढ़ाने, क्या काम किया, स्पीड को बढ़ाने का काम किया। और यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ, जैसे इस बंदे का तीसरे थर्ड पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये जस्ट फाइट को बढ़ाने का काम करता था। वैसे ही कैटलिस्ट ने अपना काम किया स्पीड को बढ़ाने का और खुद इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, इसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। जितने अमाउंट का आपने कैटलिस्ट इनिशियली लिया हुआ था उतने ही अमाउंट का कैटलिस्ट आपको आफ्टर रिएक्शन एज इट इज मिल गया। क्लियर हुआ ना? तो यही तो होते हैं कैटलिस्ट, इतनी चीज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कैटलिस्ट ना बोल के क्या बोला है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ, तो देखो इसके बाद जो हमारा जो सेकेंड लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलरली 2 टाइप के कैटलिस्ट पढ़ेंगे। एक होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक होता है केमिकल कैटलिस्ट। बट स्टिल अगर ये टर्म यहाँ पे आया है तो मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखो होता क्या है ना, आपको इतना तो पता चल गया ना कैटलिस्ट क्या होता है। अब आप जिस इतना समझो कि ये जो आपके कैटलिस्ट होते हैं ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक होता है आपका केमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और केमिकल कैटलिस्ट क्या होता है, इसे कैसे समझेंगे, तो देखो इसे समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे होगी, मैं आपको बहुत हल्के से समझाती हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। देखो होता क्या है ना, जितनी भी आपकी टोटल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, इनको क्या है ब्रॉडली हम ऊपर ऊपर से क्या है 2 टाइप की क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, तो देखो बहुत आसान है। बायो मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। देखो बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए आप मैं हम सब क्या है, एक मशीन ही तो है और हमारे अंदर भी क्या है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो इसे आप ऐसे समझ लो, हमारी जो बॉडी है ये किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सेल होती है। बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है हमारी बॉडी की। और हमको पता है हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स हैं और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स के थ्रू क्या है, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को ये जो मशीन है इसे परफॉर्म करने के लिए, इसे चलाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये भी तो एक टाइप की रिएक्शन ही है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आपकी लिविंग बॉडी के अंदर, जो आपकी बायो के अंदर हो रही है, इन्हें हम रिएक्शन ना बोल के पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो हम ऐसे सिंपली बोल सकते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है उन सारी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। और इसके अलावा लिविंग बॉडी के अलावा हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इतनी चीज तो क्लियर आई, बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन अब आप समझ गए। ठीक है, अब बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, इन बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए भी आपको कैटलिस्ट चाहिए। केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए भी आपको कैटलिस्ट चाहिए। तो ये दोनों जगह हमको कैटलिस्ट की नीड होती है, लेकिन दोनों जगह हम लोग कैटलिस्ट तो यूज करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट की जो नेम है वो चेंज हो जाते हैं। तो देखो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं उसे आप जनरली क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, देखो बायो कैटलिस्ट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट के और भी दूसरे नेम है। देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को आप ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, इसे आप एंजाइम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो बायो कैटलिस्ट यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कराने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं इसे आप बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो एंजाइम कैटलिस्ट, जिसे हम आगे के लेक्चर पर पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके केमिकल रिएक्शन रहते हैं, जो आपके
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी रिएक्शन, जैसे कोरोजन हो गया, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। अगर वहां पे हम अगर कोई कैटलिस्ट, वहां पे कैटलिस्ट नहीं चाहिए, बट वैसे अगर मैं बोलूं वहां पे ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। अगर वहां हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए होगा तो वो हमारा बायो कैटलिस्ट नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल कैटलिस्ट होगा, जिसे आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को आप ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं, वैसे केमिकल कैटलिस्ट को आप क्या बोल सकते हो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल सकते हो। इतनी चीज क्लियर आई? तो यही आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं ना, ये बेसिक को समझ रहे हैं, तो आप आगे की चीजों को बहुत आसानी से कर लेंगे। क्लियर आ रहा ना? तो देखो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे लिखने में, बिकॉज ये दूसरी तरीके से मैं लिख रही हूँ, बट होप आपको क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, देखो अब वापस से हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये बोल रहा है एंजाइम आर द प्रोटीन एंड एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो अब आप समझ गए हैं कि एंजाइम आपका क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, और ये किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह तो काम करता है। यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की तरह तो काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाएगा। लेकिन कौन सी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, कौन सी केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन, बिकॉज ये क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट है, लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। यानी कि जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, उन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम तो एंजाइम कर सकता है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके अलावा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वहां पे अगर आपको रेट को बढ़ाना है और आप चाह रहे हैं वहां पे कैटलिस्ट आ जाए और वहां पे आप एंजाइम का यूज कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एंजाइम सिर्फ क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, केमिकल रिएक्शन में ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। इतनी चीज क्लियर आई? इस वजह से एंजाइम को हम पर्टिकुलरली क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। और मैंने आपको जैसे ऊपर भी बोला कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को आप क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोल सकते हो और एंजाइम कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। और एंजाइम कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट की तरह से बायोलॉजिकल रिएक्शन में ही काम करता है, केमिकल रिएक्शन में काम नहीं करता। और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम सेकेंड लेक्चर पे डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो अब आप समझ गए। अब एंजाइम एक प्रोटीन है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, उससे पहले मैं इनको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको पहले सिंपली बताती हूँ। हमने क्या बोला, एंजाइम आपका क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो एंजाइम आर द प्रोटीन का मतलब सिंपली ये हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपके जो ये कैटलिस्ट होते हैं ना, ये जो आपके कैटलिस्ट हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक होता है आपका केमिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया कि एंजाइम क्या है, एक टाइप का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ओके, अब होता क्या है मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये किससे बने हुए हैं, अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो हमको पता चलता है जो भी आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम भी तो आपका एक टाइप का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो एंजाइम भी आपका किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। सेम वे पे अगर आप केमिकल कैटलिस्ट की बात करेंगे तो केमिकल कैटलिस्ट आपके किससे बने होते हैं, मेटल से, या फिर आप बोल सकते हो मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, केमिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। अभी जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल पे बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, उन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए, उनके उनमें स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सलरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, उसे आप बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का एग्जांपल है एंजाइम। और जितने भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो एंजाइम भी किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और अगर आपका एंजाइम प्रोटीन से बना है, तो यहाँ पे आपको आपके एंजाइम की दो प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। वो दो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले ये कि एंजाइम एक टाइप का मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों है, बिकॉज देखो आपको ये चीज मैं पहले के लेक्चर पे भी बता चुकी हूँ कि जितने भी आपके प्रोटीन हैं, अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन एक टाइप का मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल तो आपको पता है, मॉलिक्यूल से भी जो बड़े होते हैं उनसे आप बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कशन ले चुके हैं। जब मैंने आपको पॉलीमर्स पढ़ाया था, तो वही मैंने आपको मैक्रो मॉलिक्यूल भी पढ़ाया था। तो प्रोटीन भी क्या होते हैं, एक टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंजाइम्स आर द प्रोटीन, यानी कि एंजाइम्स क्या है, एक टाइप के प्रोटीन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम भी तो क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो आपको पता चला है वो ये कि एंजाइम की अगर आप पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि एंजाइम किस टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आप बोल सकते हैं एंजाइम कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है। एंजाइम एक टाइप का क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि मॉलिक्यूल से भी बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे हम बोलते हैं। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल से भी जो बड़ा ग्लोबुलर मॉलिक्यूल, जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और एंजाइम भी एक टाइप का हमारा क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, दूसरी चीज ये,
अगर आप एंजाइम के कंपोजिशन पे बात करेंगे कि एंजाइम बेचारा जो ये किससे बना हुआ है, तो हमको पता चलेगा कि एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और किसका फॉर्मेशन देते हैं, एंजाइम का। कैसे पता चला ये? देखो, हमको ये तो पता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। वैसे प्रोटीन की बेसिक यूनिट देखोगे तो आपको पता चलता है प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो है अमीनो एसिड। यानी कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या है, आपस में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ती हैं और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अगर ये चीज हमको पता है तो हमें ये भी तो पता है कि हमारे जो एंजाइम है वो भी तो प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी है वो भी तो एंजाइम शो करेंगे। तो अगर प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है, तो एंजाइम भी किससे बनेगा, अमीनो एसिड से बनेगा। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपकी जुड़ते हैं स्पेसिफिकली, और वो किसका फॉर्मेशन आपको देते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन देते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो, होप आपको एंजाइम के बारे में बेसिक चीज समझ में आएगी कि एंजाइम आपका कैटलिस्ट की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो मैं आपको आगे के लेक्चर पर और क्लियरली समझाऊंगी। और दो प्रॉपर्टी अब आप समझ चुके हैं कि एंजाइम क्या है, छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे मेटल ऑक्साइड हो गए, ये भी तो मॉलिक्यूल है, लेकिन इनके जैसे छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है, बिकॉज इसके आगे मैक्रो लगा हुआ। और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। तो एंजाइम क्या है, एक टाइप का बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटू मोटू सा मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस करनी होती है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करना होता है। तो ये क्या होते हैं, एक टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके कंपोजिशन को देखेंगे तो ये किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में हो गए। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल बना देंगे, विच इज एंजाइम। क्लियर हुआ ना? एंजाइम एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। बस इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी चीज क्लियर है। अब ये समझ गए तो आगे के पॉइंट्स आप खुद कर देंगे। क्या लिखा हुआ है सुनेगा। पहला पॉइंट तो समझ गए, एंजाइम आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और सेकंड पॉइंट में यही चीज लिखा है कि एंजाइम एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, या फिर आप इसे काट के लिख लीजिएगा बायोलॉजिकल रिएक्शन, कि एंजाइम किसकी तरह क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनको एक्सेलरेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेगुलेट करते हैं। अगर आप ये दो पॉइंट समझ चुके हैं तो अब आप इसकी डेफिनेशन खुद से बना लेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये बोल रहा है एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, ये बोल रहा है सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एंजाइम एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम तो करेगा, लेकिन कहाँ, विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी जिंदी बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम आप एनिमल्स वगैरह, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, इनके बाहर नहीं करेगा। आप इसे एनवायरमेंट में ला रहे हो और एनवायरमेंट में कैटलिस्ट की तरह काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस हमारे होती हैं वहां पे ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो बायो के अंदर हो रही है, वहां पे ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा सिर्फ। ओके, उसके साथ साथ आगे क्या लिखा है, एंड रेगुलेट द रेट। क्या काम इसका मेन होता है, ये रिएक्शन के रेट को रेगुलेट करता है, उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है। एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड इन द प्रोसेस। वही चीज हो गया, ये क्या है, रिएक्शन को चेंज तो करता है लेकिन ये खुद को अल्टर नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ आग लगाएगा, ठीक है, ये सिर्फ क्या करेगा, आग लगाएगा दो लोगों के बीच में, लेकिन खुद उसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। यही काम आपका कौन करता है, एंजाइम करता है। क्लियर हुआ ना? अब देखो डेफिनेशन कितनी जल्दी क्लियर हुई। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसे समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम में एक्ट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो मैं अब आपको बताती हूँ। ये चीजें हम क्या है आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जहां मैं मैकेनिज्म वगैरह आपको पढ़ाऊंगी, बट उससे पहले जस्ट रफली आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, हमको पता है केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बीच में क्या होगी, कोई ट्रांजिशन स्टेट भी आ सकती है, तो मैं इसे ऐसे लिख लेती हूँ कि हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसने रिएक्शन कराई और यहाँ पे इसे ट्रांजिशन स्टेट मिली, और ट्रांजिशन स्टेट में फर्दर रिएक्शन हुई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी तो होती है केमिकल रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पे एंजाइम की बात कर रहे हैं तो मुझे बताना होगा किस केमिकल रिएक्शन में मैं किसका इन्वॉल्वमेंट ला रही हूँ, एंजाइम को। हाँ, बाहर से क्या एक एंजाइम का यूज कर रही हूँ, जिसका काम क्या होगा, इस रिएक्शन की रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बढ़ाना। इतनी चीज क्लियर आई। अब इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक एंजाइम है, ये जो ई है मैंने इसे यहाँ पर लिखा है, ये मेरा एंजाइम है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कराई। तो ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपको यही चीज बोल रहा है कि जब भी कोई एंजाइम आप लेते हैं किसी भी रिएक्शन पे
और एंजाइम फर्स्टली जिस मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है, जिस मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करता है, उस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही क्या बोला गया है, सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया किससे, सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना बोल के एक नए टर्मोलॉजी का यूज करते हैं विच इज सबस्ट्रेट। तो ये बोल रहा है कि हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं और अगर उसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं तो सबसे पहला काम किसका होता है, एंजाइम का। ये एंजाइम क्या करता है, हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, हमारा जो सबस्ट्रेट है, इसकी एक्टिव साइट पे, अब ये एक्टिव साइट वगैरह क्या है इसे हम आगे पे डिस्कशन लेंगे, अभी जस्ट सिंपली समझो कि हमारा जो एंजाइम है ये हमारे सबस्ट्रेट पे क्या करता है, अप्रोच करता है, इसके साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिल गए हैं और मतलब आपस में इन्होंने बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है और यही कॉम्प्लेक्स आपकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर हुआ। उसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी और फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, एंजाइम आपका देखो एज इट इज बाहर हो गया, ई था, एंजाइम को ई से रिप्रेजेंट किया था और ई ही आपका एज इट इज बाहर हुआ। ये क्या है, तस्से मस्ट चेंज हुआ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके, लेकिन जो सबस्ट्रेट बेचारा था ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ। और ये जो पहले स्टेप की रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है और सेकंड स्टेप की रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो इसी चीज को क्या है यहाँ पे थ्योरी पे बोला गया, सुनिएगा। ये बोल रहा है द मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम में एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है फर्स्टली उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट में। ओके, सेकंड पॉइंट लिखा है द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच कर रहा है तो ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को एक डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है बाय कैपिटल पी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या करेगा, आपके सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच करेगा और सबस्ट्रेट को एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल पी। ओके, आगे लिखा है ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल नीड अ एंजाइम कैटलिस्ट। ये बोल रहा है हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स है और सेल्स के लिए हमको क्या चाहिए, सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उनको प्रोसीड कराने के लिए हमें कौन सी कैटलिस्ट की जरूरत है, एंजाइम कैटलिस्ट की जरूरत है, ताकि ये एंजाइम कैटलिस्ट क्या करे, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रेट है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उनके रेट को, उनकी स्पीड को बढ़ा दे। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक सस्टेनेबल लाइफ को जी पाएंगे, अच्छी लाइफ के लिए, मतलब एक हेल्थी मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमें इस एंजाइम कैटलिस्ट की नीड है। ओके, आगे लिखा है द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज द एंजाइमोलॉजी। तो सबको पता है लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी। तो जब भी हम किसी भी किस चीज की स्टडी करते हैं तो पीछे, और मतलब हमेशा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पीछे से लॉजी लग जाता है। तो एंजाइम की लॉजी कर रहे हैं तो बन गया एंजाइमोलॉजी। क्लियर हुआ ना। तो बस ये बेसिक सी चीजें थी जो आपको ऑलमोस्ट क्लियर आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये जितनी भी चीजें मैंने, ये जो रिएक्शन के बारे में आपको बताया उससे मैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखना ना, एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर बाद के लेक्चर पे मैं हमने इस पे बात करनी है। तो देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे आपके साथ दो रिएक्शन लिख रही हूँ। ठीक है, पहली रिएक्शन फर्स्ट है, दूसरी आपकी रिएक्शन सेकेंड। लेकिन ये दोनों रिएक्शन में हम लोग क्या है, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट लेंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, कैटलिस्ट का। तो देखो, पहली रिएक्शन मैंने ली, पहली रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आर, इसकी रिएक्शन हमने कराई, ओ सो सॉरी टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन कराई और ये रिएक्शन कराने के बाद किसका फॉर्मेशन कराएगी, आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, फॉरवर्ड में भी जा सकती है, बैकवर्ड में भी जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था आर, इसकी रिएक्शन हुई तो आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है पहले, उसके बाद ये फर्दर किस में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट पी में। अब हमने जो दूसरी रिएक्शन ली है उसमें हमने सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, इसमें जब हमने रिएक्शन कराई इसने भी आपका ट्रांजिशन स्टेट दिया और फिर इसने क्या दिया, आपका प्रोडक्ट दिया। लेकिन डिफरेंस इस चीज का है कि इस दूसरी रिएक्शन में हमने क्या लिया है, कैटलिस्ट लिया है और पहली रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट को अब्सेंट कर रखा है, यानी कि नहीं लिया हुआ है। ठीक है, और कैटलिस्ट यानी कि आप एंजाइम बोल सकते हो। ये अगर हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है तो यहाँ पे कैटलिस्ट आपका क्या होगा, कोई ना कोई एंजाइम होगा। अब डिफरेंट टाइप के एंजाइम है वो हम लोग डिफरेंट नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जस्ट इतना समझो कि यहाँ पे कैटलिस्ट आपका कौन है, एंजाइम है। ओके, अब ये दो रिएक्शन को आपने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाना है कि पहली रिएक्शन में आपने रिएक्शन
तो सेम है, लेकिन हमने कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया है। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या है, कैटलिस्ट यानी कि अपने एंजाइम को रिएक्शन में इन्वॉल्व किया है। तो क्या चेंज आपको देखने को मिले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्टली यहाँ पे समझो, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, रिएक्टिन मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है ये कोऑर्डिनेट हमारा किसका होता है, एनर्जी का, ठीक है। ये हमको क्या बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और उतनी आसानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन बैठा हुआ है, रिएक्टिन मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, ठीक है। इस रिएक्टिन मॉलिक्यूल में अगर मैं पहली रिएक्शन पे बात करूं तो ये रिएक्टिन मॉलिक्यूल की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, और ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा ही होगी, बिकॉज ये रिएक्टिन मॉलिक्यूल अगर एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अगर ये अनस्टेबल होगा तभी तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा। तो हमने यहाँ पे हमारा रिएक्टिन मॉलिक्यूल लिया है, और इस रिएक्टिन मॉलिक्यूल में क्या हुई, रिएक्शन हुई, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, पहले ट्रांजिशन स्टेट में गया। ट्रांजिशन स्टेट की आपको पता है एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब देखो ये बेसिक छोटी मोटी सी चीजें बताने की जरूरत आई थिंक नहीं होगी, बिकॉज हम पहले के लेक्चर पे बहुत ज्यादा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को, कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो हुआ क्या, रिएक्शन आपने कराई, ट्रांजिशन स्टेट बनी जो कि आपकी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल तब होगी जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो देखो एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की यहाँ थी और ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है, तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट की फिर देन एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और ये नीचे जाते जाते यहाँ पे किसका फॉर्मेशन इसने देखा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट। अभी जस्ट सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको मिला हमारा प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, और अगर एनर्जी कम होगी तो आपको पता है ये चीज हमारी क्या होगी, स्टेबल, और जो चीज आपकी स्टेबल होती है वो ही आपकी फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो प्रोडक्ट आपका स्टेबल है तभी तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही, वरना यहाँ पे और रिएक्शन हो जाती, प्रोडक्ट के बाद भी कोई नई चीज बन जाती। लेकिन हमारी यहाँ पे रिएक्शन इसलिए स्टॉप है बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और एनर्जी कम होने की वजह से ये आपका क्या है, स्टेबल है। ये कौन सा केस है, जब हम लोग पहले केस की बात करें, यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दूं तो सेम रिएक्शन में क्या चेंज होगा, अब आप खुद सोचिए। तो मैं आपको बता दूं, तो चेंजेस ये आएंगे कि आपका जो कैटलिस्ट होता है, जैसे मैंने आपका एंजाइम लिया, ये एंजाइम है, ठीक है, दूसरा इंक यूज करते हैं, हाँ। देखिए होगा क्या, अगर आप कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने एंजाइम का यूज किया, तो ये एंजाइम क्या करेगा, पहले आपकी रिएक्टिन मॉलिक्यूल से अप्रोच करेगा, जैसे हमने नीचे पढ़ा ना कि सबसे पहले आपका एंजाइम क्या करेगा, आपकी रिएक्टिन मॉलिक्यूल से अप्रोच करेगा, और रिएक्टिन मॉलिक्यूल से अप्रोच करने के बाद यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये आपके लोअर एनर्जी पर बढ़ेगी, यानी कि इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप एंजाइम का यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करेगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करने की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आपके लोअर एनर्जी पे बनेगी, यानी कि बहुत कम एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा कम तो नहीं बोल सकते हो, पहले के केस में कम एनर्जी पे बनेगी, यानी कि थोड़ी सी स्टेबल बनेगी, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी में भी रिडक्शन आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कैसे, आप यहाँ पे भी देख लीजिए, हमने सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, लेकिन अब आपने एंजाइम ले लिया, तो अब एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करेगा, और जो आपकी ट्रांजिशन रिएक्शन स्टेट बनेगी, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लोअर एनर्जी पे बनेगा। लोअर एनर्जी मतलब ये आपकी हायर एनर्जी है, जितना आप ऊपर को जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, जितना नीचे को जाएंगे एनर्जी कम होगी। तो अब जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो देखो पहले के कंपेयर में लोअर एनर्जी पे बनी, उसके बाद ये क्या होगी, फर्दर रिएक्शन होगी, आपका ट्रांजिशन स्टेट किस में बने, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट एज इट इज है, ट्रांजिशन स्टेट एज इट इज है, प्रोडक्ट एज इट इज है। डिफरेंस कहाँ आया, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पे। तो एंजाइम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी की वैल्यू है इसे कम कर देता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इतनी चीज क्लियर आई। अब ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू में कम आने का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आना। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आना मतलब, देखिए एक मिनट रुकिएगा, देखिए अगर अब आप क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, देखिए
अगर आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप इस केस की बात करेंगे जहां पे आपने क्या है रिएक्शन में एंजाइम का यूज नहीं किया था, कैटलिस्ट का यूज नहीं किया था, तो वहां पे आप एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे तो आपको पता है ये जो डिफरेंस होता है ये तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा, ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन जैसे आपने एंजाइम का यूज किया तो देखो डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होगा, यही तो डिफरेंस होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ गया। तो ये पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है, वो भी मैंने आपको बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता दिया। क्योंकि एंजाइम क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ अप्रोच करके, सबस्ट्रेट के साथ अप्रोच करके ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू को कम करता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो लोअर एनर्जी पे बन जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बस इतनी सी चीज आपने यहाँ पे समझनी है, ये जस्ट बेस है, मैं आपको अभी जस्ट बेस बता रही हूँ। आगे बहुत सारी चीजें जो आपने अभी समझनी है, क्लियर हुआ ना इतना, बस ये चीज आपने एग्जाम में भी पुट करनी है। ओके, बाकी कुछ और पॉइंट है मैं इसको भी आपको बता दूं। तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है, ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन एंड दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले का जैसा हो गया। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, दे कैटेलाइज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन विट्रस वेरियस विट्रल लाइफ प्रोसेसेस। का मतलब क्या है, ये वही चीज बोल रहा है कि हमारे जो ये जो एंजाइम है, ये जो कैटलिस्ट है, ये आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। और ये बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म, जैसे आप हो गए, हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सबके सभी तो लाइफ ही है अलग अलग टाइप की। इन सारी लाइफ में जो है जितनी भी आपकी केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, उन सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कौन करता है, एंजाइम ही करता है। ओके, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है द एंजाइम ड्यूरिंग अ बायोकैटालिसिस देमसेल्फ डू नॉट अंडरगोज एनी केमिकल चेंज। तो वही चीज है कि आपके जो ये बायोकैटालिस्ट हैं, चाहे आप बायोकैटालिस्ट लो चाहे आप दूसरे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट लो, सबके सब क्या करते हैं, कभी भी अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं। ये जस्ट क्या करते हैं, आग में घी का काम करते हैं, अपने आप में चेंज नहीं करते हैं, बस। ओके, आगे क्या लिखा है, द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट टू यील्ड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। तो देखो ये चारों पॉइंट रिपीटेड है, जो हमने ऊपर पढ़े थे वही ये चारों पॉइंट है, इस वजह से मैं इसे डीप में नहीं लेके जा रही हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बोल रहा है एंजाइम दैट आर सिंथेसाइज्ड विद इन अ सेल इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर या फिर एंडो एंजाइम। और जो बाहर होता है, देखो ये बोल रहा है सिंपली, जो एंजाइम आपके क्या होता है, बॉडी के बाहर, कोई भी लिविंग बॉडी है, उस लिविंग बॉडी या फिर किसी सेल के बाहर सिंथेसाइज हो रहे हैं, सॉरी अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है, विद इन अ सेल, यानी कि सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, इंट्रासेलुलर और एंडो एंजाइम। और जो बाहर सिंथेसाइज हो रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सो एंजाइम, दैट्स इट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज है, कर लेंगे ना इतना। तो बस ये चीज थे आपके एंजाइम पे। तो एंजाइम देखो आपको होप समझ में आया होगा, एंजाइम को समझना इसलिए जरूरी है, एंजाइम कैटलिस्ट है ये तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कैटलिस्ट और एंजाइम आपस में कैसे डिफरेंट है ये आपको समझना होगा, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में विद थ्योरी, जैसे अभी तो समझाया था, नेक्स्ट लेक्चर पे विद थ्योरी इनके बीच में सिमिलैरिटी, डिफरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर करूंगी। ओके, अब देखो ये तो एंजाइम पे हमने बात कर ली, बेसिक बेसिक। ठीक है, अब एक और चीज पे बात करनी है, जैसे मैंने बोला इसकी हिस्ट्री, यानी कि ये इसकी डिस्कवरी, एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, उस तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एंजाइम की डिस्कवरी की, तो स्टार्टिंग का टाइम था आपका 1833। उस पॉइंट पे हमारे पास दो केमिस्ट हुआ करते थे, पाइन एंड परसॉज। इन पाइन एंड परसॉज ने ही फर्स्ट टाइम एंजाइम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब कैसे की थी उसे सुनिएगा। देखो पाइन एंड परसॉज ने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर इन्होंने बोला कि अल्कोहल प्रिसिपिटेट ऑफ माल्ट एक्सट्रैक्ट कंटेन अ सब्सटेंस दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। इसका मतलब क्या हुआ, तो पाइन एंड परसॉज ने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके अंदर इन्होंने ये देखा कि माल्ट एक्सट्रैक्ट का जो अल्कोहल प्रिसिपिटेट है, इन्होंने बोला इस अल्कोहल प्रिसिपिटेट के अंदर एक सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस क्या है, इसका अता पता उनको कुछ नहीं था, इन्होंने बोला एक सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये सब्सटेंस था आपका एंजाइम। तो यहां से डिस्कवरी एंजाइम की हुई थी, लेकिन इस सब्सटेंस को इन्होंने, इन दोनों केमिस्ट ने, यानी कि पाइन एंड परसॉज ने एंजाइम का नाम नहीं दिया था, एंजाइम के बजाय इन्होंने इसे क्या बोला था, डायस्टेज बोला था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो एंजाइम की डिस्कवरी की थी वो पाइन एंड परसॉज ने की थी। कैसे की थी बता दिया, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने बोला कि माल्ट एक्सट्रैक्ट का जो अल्कोहल प्रिसिपिटेट है, इसके अंदर एक सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस अननोन था, इन्होंने बोला ये जो सब्सटेंस है ये क्या कर रहा है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, और ये सब्सटेंस उस टाइम पे क्या था, एंजाइम तो था, लेकिन एंजाइम के नाम से फेमस नहीं था, इसे एंजाइम ना बोल के क्या बोलते थे, डायस्टेज बोलते थे। ओके, लेकिन थोड़े टाइम बाद 1833 के बाद 1850 में लुइस पॉस्चर आए, और आप सभी को पता होता है लुइस पॉस्चर के बारे में।
लुईस पर्स्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात की थी। लुईस पर्स्चर ने एक ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो शुगर है ये आपकी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ये जैसे यहाँ पे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रही थी, सेम वे पे इन्होंने देखा कि अब ये जो शुगर है ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस देखो, इनको तो अननोन सब्सटेंस की बात कर रहे थे, लेकिन इनको एक सब्सटेंस के बारे में पता था। वो सब्सटेंस आपका क्या था, यीस्ट। इन्होंने देखा कि यीस्ट की वजह से आपके जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रही है। और इस ये जो प्रोसेस है इसे कंप्लीटली किसका नाम दिया गया, फर्मेंटेशन का नाम दिया गया। तो इन्होंने देखा यहाँ पे भी तो एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है, कोई एंजाइम की वजह से रिएक्शन हो रही है। तो हुआ ये कि इन्होंने भी सेम कन्वर्जन देखा कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसके बारे में आपके लुईस पर्चर को पता था। इन्होंने बोला ये जो सब्सटेंस है वो आपका क्या है, यीस्ट है। और यीस्ट जो होता है इसी का मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है। तो हुआ ये कि 1850 की बात यहीं पे फिनिश हुई, लेकिन 1876 में WF कोन आए थे। इन्होंने जो देखा, इन्होंने बोला कि ये जो यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट को ग्रीक में क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। यानी कि ये जो एंजाइम वर्ड है ये ग्रीक से आया है। ग्रीक में यीस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस यीस्ट से एंजाइम वर्ड को निकाला, और इन्होंने बोला कि ये जो कंपाउंड है, ये जो सब्सटेंस है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एंजाइम है। और यहीं से क्या हुआ, आपके एंजाइम का ये जो एंजाइम टर्म है इसकी डिस्कवरी हुई। तो आपको जिस इतनी सी चीज बात माइंड पर रखनी है कि एंजाइम की डिस्कवरी कहाँ से हुई। डिस्कवरी तो आपके यहीं से होगी थी, यानी कि 1833 में पाइन एंड परसोज ने डिस्कवरी इसकी कर दी थी, क्योंकि इन्होंने देखा कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहीं से आपके एंजाइम की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसे एंजाइम ना बोल के डायस्टेज बोला गया था। देन लुईस पर्स्चर ने यीस्ट के बारे में बताया कि यीस्ट भी एक टाइप का क्या है, एंजाइमेटिक एक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। और इसी यीस्ट से आपके कोन ने ये बोला कि ये जो यीस्ट है ग्रीक में इसे क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलता है। ठीक है, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ, इस सब्सटेंस का नाम क्या पड़ गया, एंजाइम पड़ गया। तो बस एंजाइम की डिस्कवरी में आपने इतना ही लिखना है कि एक ने यहाँ पर डिस्कवरी दिखाई और दूसरे इसका नाम रखा, नाम कॉइन किया। ठीक है, तो बस यही चीज आपने इसकी डिस्कवरी के अंदर ऐड कर देना है। तो इतनी सी चीज हमारे आज के लेक्चर पे था। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।